कि ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी कैसे फ्लो होता है, इकोसिस्टम क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कैसे एनर्जी जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इन इकोलॉजी, तो जो कि है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है बेसिकली? इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की। ये बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों जो हैं वो इसके कंपोनेंट है। बायोटिक फैक्टर क्या होता है और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, और हम पिछले चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहीं पे वीडियो पॉज करना और फिर तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। तो जो इकोलॉजी होता है वो बेसिकली इकोसिस्टम से दो तरीके से डील करता है। एक होता है एनर्जी फ्लो और दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो एनर्जी फ्लो क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, जैसा कि मैंने तुमको बोला कि ये हमने पहले भी तुमको इससे पहले वाले चैप्टर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस में भी बताया था। तो जो बायोटिक फैक्टर होता है वो लिविंग कंपोनेंट होते हैं। जितने भी लिविंग कंपोनेंट है, वो प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, माइक्रोबायोम्स हुआ, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब लिविंग कंपोनेंट में आएंगे। यहाँ पे हमने उसका कुछ एग्जांपल भी दिया है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, आर्की, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, प्लांट्स। और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर में वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एयर, सैलिनिटी, सॉयल, लाइट, ह्यूमिडिटी, पीएच, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब जो हैं तुम्हारे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है तुम जान गए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट क्या क्या हैं? जैसे प्रोडक्टिविटी, जिसको हम रेट ऑफ बायोमास भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशंस, कोई भी मिनरल जो कि या फिर कोई भी सब्सटेंसेस जो कि डिग्रेडेट होते हैं, धीरे धीरे टूट के दोबारा उनका मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल में, वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फिर एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कैसे एनर्जी फ्लो होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सब जो कंपोनेंट हैं ये तुम्हारे फंक्शनल कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी को भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी सबसे पहले कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा। जैसे यहाँ पे लीफ एक दिया गया है जिसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस दिखाया गया है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस क्या होता है? ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ही एक टाइप है, जिसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, एनपीपी या जीपीपी। इसमें क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जैसे 300 जूल दिया है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, जो बेसिकली जैसे सपोज दैट मैंने 200 जूल कंज्यूम किया, तो कुछ हमारा बॉडी हीट में रिलीज हुआ, कुछ दूसरे में, तो हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फंक्शनल पार्ट के लिए, तो वो होता है बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे टिश्यू के लिए 200 जूल दिया है, और सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन और हीट लॉस में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 100 जूल। तो यहाँ पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो 200 जूल होगा, और जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो 300 जूल होगा। यानी हम टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और नेट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। वही आता है ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। यहाँ पे दिया है कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो टोटल ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और जो तुम्हारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशंस लॉसेस में जो तुम्हारा बॉडी हीट हुआ, और जो फंक्शनल करने के लिए डिफरेंट पार्ट, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा देखो दिया हुआ था कि सेल रेस्पिरेशंस जो कि लॉस होता है हीट के रूप में। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो होता है वो अवेलेबल बायोमास होता है कंजम्पशंस बाय हेटेरोट्रोपस, यानी कि जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाए वो होता है तुम्हारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि जो तुम खुद यूज कर लिए वो तो दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। ये बोला कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है रादर देन अदर्स के। तो फिर उसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, यानी कि जैसे अभी लीफ था तो लीफ 300 जूल प्रोड्यूस कर रहा था, उसके बाद 200 जूल जो कंज्यूमर था उसके लिए मिला था। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, एक इंसेक्ट है, तो इसको मिला कितना था, 200 जूल। 100 जूल उसके हीट लॉस में, रेस्पिरेशंस में लॉस हो गया था।
अभी इसका भी होता है सेकेंडरी नेट प्रोडक्टिविटी, तो उसमें कुछ फीकस के लिए होता है, कुछ टिश्यू के लिए होता है, फिर अगेन ये भी कुछ सेल रेस्पिरेशंस करेगा, हीट लॉस करेगा, तो इसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होगा। ऐसे ही एक के बाद दूसरा प्रोडक्टिव लेवल आता रहता है एनर्जी का। तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशंस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला इसका आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रोवायरस। लाइक जैसे कि अर्थवॉर्म है, यहाँ पे दिया है तुम्हारा अर्थवॉर्म। तो जो अर्थवॉर्म है तुम्हारा ये यहाँ पे है, ये फ्रेगमेंटेशन कर रहा है एक के बाद एक। यहाँ पे जो अर्थवॉर्म है वो लीफ का छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट कर रहा है। तो ये तुम्हारा हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में फॉर्मेशंस को हम फ्रेगमेंटेशंस बोलते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेट एंड क्या है, अनअवेलेबल साल्ट्स, जो कि बेसिकली कि वाटर बॉडीज में जाके अनअवेलेबल साल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेट हो सके। तो उसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं लीच, जो कि तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो एंजाइम को लेकर डिग्रेडेट करते हैं डेट्राइटस को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, उसको जो है हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बेसिकली तुम ऐसे समझो कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देना ही कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी फॉर्मेशंस भी होता है। तो जो यहाँ पे तुम्हारा है वो दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन से। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ना ही बेसिकली डीकम्पोजिशन होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशंस। तो फ्रेगमेंटेशंस क्या है? जो कि प्लांट और एनिमल्स के जो पार्ट हैं वो डेट्रीवोरस के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना है फ्रेगमेंटेशन से। और जो ये जो डेट्रीवोरस होते हैं ये फीड करते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस मतलब प्लांट और एनिमल के जो पार्ट हैं उसको हम डेट्राइटस बोलते हैं, और इसको एक्सक्रीट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स में। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा आता है तुम्हारा लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? इसमें जो फ्रेगमेंटेड मॉलिक्यूल्स है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, जो कि पानी की मदद से सॉइल के ओरिजिन में चले जाते हैं, तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो होता है कैटाबॉलिज्म। अभी कैटाबॉलिज्म क्या है? ये जो सेप्रोफाइट बैक्टीरिया हैं इनके द्वारा कैटाबॉलिज्म होता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं या फिर कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छे वहाँ से मैं बोले तो वो कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो होते हैं नेचुरल स्कैवेंजर भी होते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म है वो ह्यूमस होता है, ह्यूमस और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशंस या मिनरलाइजेशंस बोलते हैं। तो अभी ह्यूमिफिकेशंस क्या होता है? ह्यूमिफिकेशंस जो होता है वो ह्यूमस का फॉर्मेशंस किया जाता है बेसिकली डिकम्पोजर्स के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशंस। और ये जो डार्क कलर का होता है ह्यूमस बेसिकली, और जो ह्यूमस होता है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी रेजिस्टेंस होता है, और इसकी जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, वो काफ़ी स्लो होता है, और ये स्टैटिकली बेसिकली एसिडिक होते हैं और कोलाइडल नेचर के होते हैं। अभी ह्यूमिफिकेशंस भी हो गया, तो इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है मिनरलाइजेशंस। जो मिनरलाइजेशंस है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है ह्यूमस से, जिसको हम मिनरलाइजेशंस कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम बाय सेप्रोफाइट्स और बैक्टीरिया, जो कि हेल्प करते हैं मिनरलाइजेशंस में। ये बेसिकली तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशंस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? जैसे कि तुम्हारा आता है टेम्परेचर, दूसरा क्या आता है मॉइस्चर, तीसरा क्या आता है केमिकल कंपोजिशंस ऑफ डेट्राइटस। ये तो तुम्हारा डेट्राइटस है, ये क्या है? हमने पिछली बार तुमको बताया, जो प्लांट और एनिमल के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। और चौथा क्या आता है डीकम्पोजिशंस इज फास्टर इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस। वो क्या बोल रहा है? जो डीकम्पोजिशंस की प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ होती है ह्यूमिड, बेसिकली ह्यूमिड जिसको बोलते हैं, ऐसे सिचुएशंस में। तो ये जो तुम्हारा टेम्परेचर, मॉइस्चर और एरिएशंस होता है ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीकम्पोजिशंस के। और जो तुम्हारा केमिकल नेचर है डेट्राइटस का वो क्या है? बेसिकली डिपेंड करता है। अगर वो काइटेनस हुआ तो स्लो होगा,
अगर नाइट्रोजिनस हुआ तो फास्ट होगा। तो ये जो तुम्हारा केमिकल नेचर है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तुम, एक काइटनेस और दूसरा नाइट्रोजिनस। तो ये जो है ये तेज होगा और ये जो है ये स्लो होगा। उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो ह्यूमस होगा वो बेसिकली तुम्हारे डिकम्पोजिशंस को होने में तुम्हारा हेल्प करेगा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद एनसीईआरटी का तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो क्या होता है। तो एनर्जी फ्लो होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें जो तुम्हारा दिया गया है सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जो एनर्जी फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अभी ये यूनिडायरेक्शनल कैसे होता है ये हम तुमको आगे धीरे धीरे बताएंगे जो तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे सनलाइट से प्लांट एनर्जी ले रहा है, उसके बाद प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर जो है रेट है ये प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो तुम्हारा ईगल है, फिर फाइनल कंज्यूमर जो है यानी टर्सरी कंज्यूमर या डिकम्पोजिसर भी जिसको बोलते हैं वो तुम्हारा बैक्टीरिया हो सकता है, एल्गी हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा वो। तो ऐसे यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। उसके बाद तुम्हारा आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से जैसे यहाँ पे जो मैंने तुमको समझाया वही ये डायग्राम फॉर्म में दिया गया है, सॉरी टेक्स्ट फॉर्म में दिया गया है कि जो सोलर एनर्जी है उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो होता है यानी जो प्लांट है तुम्हारा वो प्रोड्यूसर जिसको बोला जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारे रेड को कंज्यूमर बोला जाएगा, फिर तुम्हारा जो ईगल है ये भी कंज्यूमर में जाएगा और जो डिकम्पोजर है वो लास्ट में जाता है। फिर इसके बाद बोलते हैं फूड चैन एंड फूड वेब्स। फूड चैन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल जो हाईएस्ट होता है उसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ऐसे होते हैं। फिर ये बोल रहा है कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी इसको 10% लॉ भी बोलते हैं। ये इसके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1000 जूल है, 1K है बेसिकली, तो जो यहाँ पे होगा वो 100 जाएगा और यहाँ पे 10 जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा, 1 जूल। तो यहाँ पे अगर 1K है यानी 1000 जूल है तो लास्ट तक ये 1 जूल ही ट्रांसफ़र होगा। इसी को बोल रहे हैं 10% एनर्जी ट्रांसफ़र इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी 10% लॉ। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है टाइप ऑफ पिरामिड। सबसे पहले हम पिरामिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ईच एंड एवरी एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो टाइप ऑफ पिरामिड है इसको बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। जो तुम्हारा पहला है वो पिरामिड ऑफ नंबर है, जो तुम्हारा दूसरा है वो पिरामिड ऑफ बायोमास है, जो तुम्हारा तीसरा है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी है। और जो पिरामिड होता है ना वो बेसिकली 2 टाइप से बनता है, एक होता है इन्वर्टेड और दूसरा होता है अपराइट। तो सबसे पहले अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला 2 टाइप का होता है, एक इन्वर्टेड होता है, दूसरा अपराइट होता है। तो जो अपराइट है उसमें मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आते हैं जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम, और जो तुम्हारा इन्वर्टेड होता है उसमें केवल एक इकोसिस्टम आता है जो कि ट्री का होता है। अभी ये अपवर्ड कैसे है इसको भी दिखाया गया, क्योंकि जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं रादर देन तुम्हारे ग्रास होपर से। फिर जो ग्रास होपर हैं उनसे कम होते हैं तुम्हारे फ्रॉग से कम स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स से भी कम वल्चर होते हैं। तो एक एक करके कम होते जाते हैं। तो ये बेसिकली अपराइट बनता है तुम्हारा। और जो दूसरा आता है वो इन्वर्टेड आता है। अभी इन्वर्टेड कैसे आता है, क्योंकि एक सिंगल ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और उन बर्ड्स पे बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो जब हम इनका पिरामिड फॉर्म करेंगे, नंबर का है बेसिकली तुमको, क्योंकि जो पैरासाइट्स हैं वो लाख में होंगे। अगर लाख के कंपेयर में तुम बर्ड्स करोगे तो 1 लाख यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे 10,000 कर सकते हो, 10K। फिर यहाँ पे जो पेड़ है वो एक ही है। तो देख लो अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ये इन्वर्टेड हो गया, सॉरी हाँ ये तुम्हारा इन्वर्टेड हो गया। और अपराइट की जब बात करें तो जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो बहुत सारे हैं। उनके बाद अगर हम ग्रास होपर की बात करें तो प्लांट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। फिर फ्रॉग की बात करें तो ग्रास होपर के कंपैरिजन में कम है। तो ऐसे ऐसे करके पिरामिड फॉर्म होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पिरामिड ऑफ नंबर। अभी हम दूसरा बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की। पिरामिड ऑफ बायोमास भी 2 टाइप का ही होता है, एक अपराइट और दूसरा इन्वर्टेड। अपराइट में कौन कौन सा इकोसिस्टम आता है तुम्हारा, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसका एग्जांपल दिया है कि अपराइट में जैसे सिंगल लॉन्ग ट्री, एक ही ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स पे पैरासाइट्स हैं। सेम एग्जांपल। अभी यहाँ पे जब हम लोअर लेवल एनर्जी की बात करेंगे या बायोमास की बात करेंगे तो एक प्लांट्स का बायोमास कितना ज़्यादा होता है तुमको तो आइडिया ही होगा। एक बनियान ट्री का देख लो तुम,
तो उसके कंपैरिजन में बर्ड्स का बायोमास कितना कम होगा, और बर्ड्स के कंपैरिजन में पैरासाइट्स का बायोमास काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना कि वो पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा है या पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल सेम है, बट यहाँ पे जो तुम्हारा ऑप्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करोगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा, अगर तुम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करोगे तो वो तुम्हारा अपराइट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन पूछ किसके बारे में रहा है। फिर हम इन्वर्टेड की बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास में। तो इनमें जितने भी मरीन इकोसिस्टम हैं वो सारे पिरामिड ऑफ बायोमास के इन्वर्टेड में आते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जूप्लैंक्टन्स भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने क्रस्टेशियंस और स्मॉल फिश के बारे में दिया, और स्मॉल फिश के बारे में बाद में लार्ज फिश का दिया। तो लार्ज फिश का बायोमास ऑब्वियसली तुमको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा हो जाता है उस कंपेरिजन टू स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश के कंपेरिजन में फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कितना कम हो जाएगा। तो जब हम इसके यानी बायोमास का जब पिरामिड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड पिरामिड। अभी हम थर्ड की बात करें, पिरामिड ऑफ एनर्जी की। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज अपराइट ही होता है, जैसा कि तुमने इससे पहले पढ़ा कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो सेम ही ये तुम्हारा पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में बात करें तो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस को रैबिट खाता है, रैबिट को टाइगर खाता है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम वही वाली बात आ गई कि पिरामिड ऑफ एनर्जी को तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे 1 जूल था, यानी 1000 जूल यहाँ पे था, तो यहाँ पे कितना जाएगा 100 ही जाएगा, 100 जूल ही जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 10 जूल। तो जो एनर्जी का होगा वो हमेशा लो होगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल होता है, और अकॉर्डिंग टू 10% रूल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में। तो ये तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा होप। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा जो दिया गया है वो पिरामिड ऑफ नंबर दिया गया है। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, कि कितने तुम्हारे ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ पे जैसे तुमको एग्जांपल दिया गया कि ग्रास 1000 किलो कैलोरी है, ग्रास ऊपर, ये तो पिरामिड ऑफ एनर्जी बेसिकली दे दिया है, बट पिरामिड ऑफ नंबर भी सेम ही होगा ऐसे ही। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में तुम्हारा दिया ग्रास, फिर ग्रास होपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नैक, फिर हॉक। यानी अगर हम इसका नंबर की बात करें तो ग्रास का ये एनर्जी की जगह पे तुम नंबर कंज्यूम कर लो अभी के लिए, कि ये 10, सपोज दैट 10,000 ग्रास हैं, तो उनके कंपैरिजन में 1000 ग्रास होपर हैं, फिर 100 फ्रॉग हैं, और फिर 10 स्नैक्स हैं, और जो हॉक है वो 1 है। अभी इसको एनर्जी को तुम ध्यान मत दो, अभी तुम नंबर पे ध्यान दो बेसिकली। तो वो ग्रास होपर के कंपैरिजन में प्लांट का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल जैसे तुम्हारा दिया है ट्री, ये जो तुम्हारा एग्जांपल बनेगा ये अपराइट का बनेगा, तो ये जो तुम्हारा है ये अपराइट है। अभी हम दूसरा इन्वर्टेड की इन्वर्टेड की बात करें तो ये तुम्हारा इन्वर्टेड में सबसे पहले आ जाएगा ट्री, क्योंकि ट्री का नंबर काफ़ी कम होगा। फिर दूसरी बात उसके बाद आ जाएगा इंसेक्ट्स का नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, हाँ, ट्री के बाद इंसेक्ट्स का नंबर थोड़ा ट्री से ज़्यादा होगा, और फिर बर्ड्स का नंबर इंसेक्ट्स से भी ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पे तुमको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं इंसेक्ट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होगा रादर देन बर्ड्स, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिस पे इंसेक्ट्स कम है, बर्ड्स ज़्यादा हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर थर्ड जो है वो तुम्हारा पॉन्ड इकोसिस्टम है, जो कि हमेशा अपराइट ही होता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड आता है तुम्हारा पिरामिड ऑफ बायोमास। सेम पिरामिड ऑफ बायोमास को भी हम दो तरीके से ही यहाँ पे दोनों दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस। तो ये जो तुम्हारा बनेगा ये इन्वर्टेड बनेगा। फिर तुम्हारा फर्स्ट जो है वो बेसिकली दिया गया है पिरामिड ऑफ बायोमास का, जैसे कि ग्रास, ट्री या ट्री मान लो, फिर ट्री के बाद डियर मान लो, उसके बाद फॉक्स ले लो, फिर लायन टाइगर ले लो। ये बेसिकली एनर्जी का ही यहाँ पे दोबारा एनर्जी का दे दिया है, बट तुम ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा एग्जांपल दिया जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम में अपराइट है और पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड है। फिर ये जो बोल रहा है कि जो बायोमास है वो डिक्रीज करता है यहाँ पे प्रोड्यूसर टू टॉप कार्निवोर्स, ये वही बात कर रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो उनका बायोमास ज़्यादा होता है, जैसे कि प्लांट्स का बायोमास। ये यहाँ पे भी जैसे तुम्हारा दिया गया है कि इन्वर्टेड की जब हम बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे तुम ऐसे भी एक अपराइट का ऐसे कर सकते हो, एक प्लांट हो गया और प्लांट के बाद तुम्हारा उस पर कुछ बर्ड्स हो गए और बर्ड्स के बाद कुछ इंसेक्ट्स हो गए, तो उनके बायोमास की जब तुम बात करोगे तो ये तुम्हारा अपराइट आ जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी।
पिरामिड ऑफ एनर्जी तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि हमेशा अपराइट होगा, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती है प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर की तरफ। तो ये बोल रहा है प्रोड्यूसर्स टू टॉप कार्निवोर्स, वो वही सेम बातें ही कर रहे हैं। तो इसका जो तुम्हारा एग्जांपल है वो 2 एग्जांपल मैंने बगल में दिया है। और फिर ये बोला जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट ही होता है, क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफर है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो यहाँ पे जैसे तुमको बेस्ट एग्जांपल दिखेगा कि जो तुम्हारा प्लांट्स है वो 100% सपोज दैट एनर्जी फॉर्मेशंस करता है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है तुम्हारा ग्रास होपर जो है, वहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो 10% ही होगा। और जो तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहा है, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर 1% होगा। और जो तुम्हारा टॉप कंज्यूमर है या कार्निवोर भी जिसको बोलते हैं, वो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होगा 0.1% का ही होगा। तो ये तुम्हारा पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इसके बाद एनसीईआरटी के ये सारे एग्जांपल दिए थे, 3-4 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वो एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो पहला जो एग्जांपल था वो पिरामिड ऑफ नंबर का था, जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का था। मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो ग्रासेस होंगी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो ग्रास ओपर हुए उनकी संख्या रादर देन इनसे कम हो सकती है। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर हुए यानी फ्रॉग हुए, उनके कंपैरिजन में जो नंबर है वो कम हो सकता है। फिर जो टॉप कंज्यूमर यानी फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक्स हुआ, तो स्नेक का जो नंबर होगा वो उनके कंपैरिजन में कम हो सकता है। फिर दूसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास का, जो कि हायर सेम बोल रहे हैं कि हायर ट्रॉपिक लेवल पे ये डिक्रीज करता जाता है। तो बायोमास में एक ट्री ले लो, ट्री के बाद कुछ इंसेक्ट्स ले लो, इंसेक्ट्स के बाद बर्ड्स ले लो, बर्ड्स के बाद तुम बर्ड्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी हो सकता। बर्ड्स में ही ईगल भी रख सकते हो टॉप कंज्यूमर, क्योंकि ईगल हमेशा टॉप कंज्यूमर होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास का, जो कि फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट, अच्छा ये बोल रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो रादर देन कम होते हैं, सपोर्ट करते हैं क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन्स को। तो उसके बाद ये तुम्हारा आता है लास्ट में जो है वो एनर्जी ऑफ पिरामिड का डायग्राम है। तो सेम उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो 10% ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ को ही दिखाया गया कि पहले 10,000 जूल था, 10,000 जूल से 1000 जूल हो गया, 1000 जूल से 100 जूल हो गया, और 100 जूल से 10 जूल हो गया। तो ये वही बोल रहे हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में, वो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी के साथ हम तुम्हारा ख़त्म करते हैं ये एनसीईआरटी का चैप्टर। मिलते हैं नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।